बचता है और एडॉड जैसे ही इसे दोबारा से मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी इकाकू अपनी ज़ानपाक्टो की शिकाई को रिलीज करता है जिसका नाम है होजोकिमारू। पर इससे पहले कि इकाकू हमला भी कर पाता एडॉड इसकी ज़ानपाक्टो पर इकाकू को बुरी तरह से जला देता है जिसकी वजह से इकाकू नीचे जमीन पर गिर जाता है और एडॉड इकाकू से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और एक सच्चे योद्धा की तरह शहीद हो जाना चाहिए। इकाकू ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था पर आसानी से हार भी नहीं मान रहा था। एडॉड एक फाइनल पंच मारता है इसे जान से मारने के लिए जिसकी वजह से एक और जबरदस्त फायर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि यह हमला है ही इतना ज्यादा पावरफुल। तभी हम देखते हैं कि एडॉड के इस पावरफुल पंच को इकाकू ने सिग्मा स्टाइल से रोक रखा है और घायल इकाकू कहता है मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों की ताकत के बीच इतना ज्यादा फर्क होगा। मेरे बाकी सभी दोस्त दूसरे अहंकार के साथ लड़ने में बिजी होंगे और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा और मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपनी ताकत को ऐसे किसी समय में यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना अब और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और इकाकू सीधा अपनी बानकाई को रिलीज करता है और लिटरली इसके प्रेशर से ही आसपास की सभी बिल्डिंग्स और सारी चीजें टूटकर बिखरने लगती हैं और इसकी एनर्जी से ही यहाँ पर एक बहुत खतरनाक टॉर्नेडो बन जाता है। इकाकू की इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को देखकर एडॉड भी बुरी तरह से हक्का-बक्का रह जाता है और हम इकाकू की बानकाई को देखते हैं जिसका नाम है रियोमोन होजोकिमारू जिसमें टोटल 3 बड़े-बड़े ब्लेड्स हैं और इकाकू एक जबरदस्त पोज ले लेता है। भाई साहब ये क्या है भाई, ब्लेड वेट नाइस नाइस। एडॉड इससे इंप्रेस हो जाता है। गाइस इसकी बानकाई तो देखो गाइस कितनी ज्यादा मस्त है। एडॉड भी इंप्रेस हो जाता है। क्या हुआ? हाँ मैंने मेरी असली ताकत तो अभी तुम्हें दिखाई ही नहीं है, तुम इसी में इंप्रेस हो चुके हो। और जैसे ही एडॉड इकाकू पर हमला करता है तभी अचानक से इकाकू इसके हाथ को ही घायल कर देता है और पलक झपकते ही इसके दूसरे हाथ को भी बुरी तरह से घायल कर देता है और एडॉड कंफर्म्ड हो चुका है कि अब इकाकू पहले के जैसा कमजोर नहीं रहा है और ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पर फिर भी एडॉड हारना नहीं चाहता है और जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगाने का डिसाइड करता है। तभी इकाकू रिवील करता है कि इसकी ज़ानपाक्टो और इसकी बानकाई हमेशा सोती रहती है और इसे जगाने के लिए इसे अपने दुश्मन पर हमला करते रहना होगा जिसकी वजह से इसकी ज़ानपाक्टो के ऊपर बनी ये रेड लाइन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अगर पूरी तरह से लाल हो गई तो इकाकू अपनी असली ताकत को रिलीज कर पाएगा। यानी कि इसकी ज़ानपाक्टो एक बैटरी और चार्जर की तरह काम करती है। इकाकू अपनी बानकाई को तेजी से घुमाता है पर इसकी ज़ानपाक्टो चार्ज हो जाती है। हमें इकाकू की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। इकाकू कहीं पर जा रहा होता है पर आसपास के सभी लोग इसे देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि ये बंदा कोई गुंडा होता है। यूमिचिका इकाकू से कहता है कि दोबारा से पंगे लेके आया है ना तू, और बोलता है कि तुमने सबको तो मार डाला है, अगर यहाँ पर कोई बचेगा ही नहीं तो लड़ेगा किसके साथ? तो हम अगले एरिया में जाएंगे। इकाकू पहले लड़ता ही रहता था और सोचता है कि मैं कहीं पर बिलोंग नहीं करता और बस पूरा दिन फाइट करना ही मेरे जीवन का मकसद है। अब इकाकू एक इलाके में जाता है और बोलता है कि यहाँ पर कौन है जो मेरे साथ लड़ना चाहता है। तभी यहाँ पर एक बच्चे की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि याचिरो होती है। जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना कैनी तुम्हें बहुत मारेगा। पर इकाकू जाने से मना कर देता है और तभी केनपाची ज़राकी इसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी भी टाइम है, निकल ले यहाँ से। इकाकू के पसीने छूट जाते हैं। केनपाची इस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और यूमिचिका सोचता है कि भाई ये बंदा है कौन, मैं इसके कुछ हमले तो देख ही नहीं पा रहा, इतने ज्यादा तेज है। कैनी को भी अब मजा आ रहा है पर अब ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और ज़राकी एक फाइनल हमला परफॉर्म करके इसे नीचे गिरा देता है और यहाँ से जाने लगता है। मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? ज़राकी कहता है कि मैं बस फन के लिए लड़ता हूँ, मुझे तुम्हें जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे अभी के अभी मार डालो। ज़राकी यहाँ से जाने लगता है। इकाकू चिल्लाकर कहता है मुझे अपना नाम बताकर जाओ। केनपाची ज़राकी अपना नाम बताता है। अगले दिन यूमिचिका इकाकू से कहता है कि केनपाची ने एक कैप्टन को मारकर खुद कैप्टन की जगह ले ली है और ये दोनों केनपाची को देखने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। भाई यूमिचिका यार मस्त है बंदा, हमेशा इकाकू की साइड लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़राकी को 11th स्क्वाड का कैप्टन बना दिया गया है और उनके मेंबर्स से कहता है कि तुम सब लोग कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम सभी से एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारी ताकत। सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी पीछे से इकाकू कहता है कि चलो ये भी ठीक ही हुआ और ज़राकी को अपने कैप्टन के रूप में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन एक जायंट कैटरपिलर सोल सोसाइटी में ही एक जगह पर तबाही मचा रहा होता है और केनपाची वहाँ पर आकर इसके पैर काटने लगता है और ऐसे ही इस पूरे कैटरपिलर को खत्म कर देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर तभी पीछे से 3 और बड़े बड़े कैटरपिलर्स आ जाते हैं। ज़राकी बोलता है कि अब मजा आएगा। पर तभी यूमिचिका और इकाकू भी यहाँ पर आ जाते हैं। अकेले अकेले फाइट करना तो गलत बात है ना कैप्टन। चलो कैनी एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पैर काट पाता है। और इन सभी कैटरपिलर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब इकाकू तीसरी सीट तक पहुंच चुका था। रेंजी इसके सामने आकर अपना सर झुकाता है और इकाकू से रिक्वेस्ट करता है कि क्या इकाकू इसे लड़ना सिखा सकता है। और इस बात से हमें पता चलता है कि साइतामा रेंजी से भी ज्यादा पावरफुल है भाई, क्योंकि खुद रेंजी इकाकू के सामने अपना सर झुका रहा है। इकाकू भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन इकाकू रेंजी को एक बेहतरीन ट्रेनिंग देता है। इन दोनों की ट्रेनिंग काफी अच्छी खासी चल रही होती है और ब्रेक टाइम में इकाकू रेंजी से पूछता है कि भला तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। और रेंजी कहता है कि मुझे किसी को हराना है और अभी रेंजी कैप्टन कुचकी की बात कर रहा है। साइतामा भी खुश हो जाता है क्योंकि इनका मकसद एक ही है जो कि है ताकतवर होना और इकाकू का मकसद है अपने कैप्टन को पीछे छोड़ना। अब रेंजी काफी ज्यादा ट्रेन करता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इकाकू इसकी प्रोग्रेस को देखकर खुश हो जाता है। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बाकी चीजों का पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा और खुद ही सीखना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सारे हमले मुझे से ही सीखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो बाकी सभी सोल रीपर्स तुम्हें साइतामा की कॉपी बुलाएंगे, जैसे कि सभी लोग मुझे वन पंच मैन की कॉपी बुलाते हैं। और रेंजी को सलाह देता है कि अपने अटैक्स को खुद एक्सप्लोर करे और अपने खुद के हमले तैयार करे। और रेंजी आखिरी बार इकाकू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अपनी बानकाई दिखाओ, क्योंकि रेंजी जानता है कि इकाकू बानकाई का यूज कर सकता है, पर वो इस बात को नहीं जानता कि इकाकू अपनी बानकाई को छुपाता क्यों है। ये मेरे स्क्वाड का रूल है, इसे मैं नहीं तोड़ सकता और मैं भी अपने कैप्टन को सरपास करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कैप्टन केनपाची ज़राकी बानकाई का यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से 11th स्क्वाड की सभी सोल रीपर्स को अपनी बानकाई का इस्तेमाल करना सख्त मना है। तो इकाकू अपनी बानकाई का यूज ना करते हुए अपने कैप्टन को पीछे छोड़ना चाहता है। इस बात को सुनकर रेंजी भी हैरान हो जाता है। अगली बार जब हम दोनों लड़ेंगे तो वो कोई अभ्यास नहीं होगा बल्कि एक मौत की लड़ाई होगी, इस बात को याद रखना रेंजी। और जिस दुश्मन से तुम लड़ना चाहते हो, जो तुम्हारे हाथों से हारने वाला है, उसे अपना नाम जरूर बता के जाना ताकि उसे भी मालूम पड़ जाए कि वो किसके साथ फाइट किया था। और रेंजी भी इसका शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें आइजन के उसी इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर आइजन के साथ तोशिन और गेनिचिमारू सोल सोसाइटी को धोखा देकर यहाँ से जा चुके थे। इसी वजह से सेरेते
के अंदर 3 कैप्टन की जगह खाली पड़ी है। ये देख कर रेंजी इकाको से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप एक कैप्टन की सीट ले लो, क्योंकि पूरे सरती में इकाको ही इकलौता बंदा है जो कि एक कैप्टन की तरह स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इकाको अपनी बानकाई का इस्तेमाल कर सकता है जो कि कोई नॉर्मल सोल रिपर कर ही नहीं सकता है। ये बात सुनकर इकाको रेंजी से कहता है कि इकाको अपनी बानकाई का यूज कर सकता है। इस बात को सिर्फ रेंजी ही जानता है और अगर रेंजी ने इस बात को फैला दिया तो सरती के सभी सोल रिपर्स उसे कैप्टन बनने के लिए मजबूर कर देंगे। और इकाको ऐसा नहीं चाहता था। इकाको को कैप्टन बनना पसंद नहीं, क्योंकि अगर इकाको कैप्टन बन जाता है तो केनपाची के अंडर काम नहीं कर पाएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि यही इकाको का मकसद है। इस बात को सुनकर रेंजी को भी एहसास हो जाता है कि इकाको सही कह रहा है और रेंजी इकाको के इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट घायल हालात में खड़े थे, क्योंकि इन दोनों ने पिछली बार इनके आखिरी हमले की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और इकाको घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर एडार्ड जो कि बुरी तरह से घायल था, इकाको मदर में मुझे खुशी है कि मरने से पहले मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछ लिया था। और एडवर्ड भी नीचे जमीन पर गिर जाता है और इकाको इस बैटल को जीत जाता है। इस बात को जानकर इकाको भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इसने एक रंगकार को हरा दिया है। इकाको अपनी टूटी हुई सनपाक्टो को पकड़ता है और यहाँ इसका सबसे प्यारा दोस्त युमिची का इसके सामने आ जाता है। मुझे तो मालूम ही था कि तुम उसे हरा दोगे साइतामा। इसके बाद हम रेंजी को देखते हैं, जिससे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है और अभी रेंजी ने अपनी बानकाई को रिलीज किया होता है, जिसका नाम है हिहिहोजा बिमारू। दूसरी ओर तोशिरो भी काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। ऐसा लग रहा होता है कि रेंजी और तोशिरो को इन रंगकार के साथ लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है और रंगीक्यू भी नीचे जमीन पर गिर जाती है बुरी तरह से घायल होकर और इसके सामने नाकिम खड़ा है। यार बेचारी रंगीक्यू मेरी। यहाँ पर शालों कहता है, तो कैप्टन की बानकाई बस इतना ही कर सकती है क्या? मैं काफी निराश हुआ। यहाँ पर रेंजी भी अपनी बानकाई से इल्फर्ड पर हमला करता है। इल्फर्ड बहुत आसानी से इस हमले को रोक देता है और अचानक से पास आकर इस पर अटैक करता है और यहाँ से तेजी से निकल भी जाता है। अब लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समझ गए ना? और यहाँ सोल सोसाइटी में 12th डिवीजन में रेंजी और बाकी सभी की फाइट्स को मॉनिटर किया जाता है और ये सभी लोग कहते हैं कि ये सभी अरंकार्स जितना हमने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें कुछ करना होगा। पर एक कौन कहता है कि अभी हमें कुछ भी करने की परमिशन नहीं मिली है। और काराकोरा टाउन के अंदर उराहारा की शॉप के ऊपर उरुरुको, इचिगो, रुकिया, रेंजी, तोशिरो और रंगी की बुरी तरह से घायल होते हुए नजर आते हैं इसके सपने में। प्रेजेंट में इल्फर्ड रेंजी से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी अचानक से रेंजी गायब हो जाता है और आसपास से इस पर हमला करता है और तभी रिरिन यहाँ पर आ जाती है और तभी इल्फर्ड के सामने रेंजी का एक क्लोन आ जाता है जो कि इल्फर्ड पर हमला करने लगता है। असलियत में ये काम रिरिन का होता है, जो कि अपने बाकी दोस्त कुरुडो और नोबा को बुलाकर यहाँ पर एक इल्यूजन को क्रिएट करती है ताकि रेंजी को हमला करने का मौका मिल सके। और इल्फर्ड एक ही झटके में इन तीनों को ढेर कर देता है। यहाँ पर जिंटा दूर से इस फाइट को देख रहा था, तभी उरुरु यहाँ पर आ जाती है और जिंटा इसकी आंखों को देखकर ही समझ जाता है कि अरंकार्स का स्पिरिचुअल प्रेशर उरुरु के ऊपर असर कर रहा है, जिसकी वजह से अपना होश खोती जा रही है। और सच में उरुरु सीधा लड़ने के लिए चली जाती है और सीधा इल्फर्ड पर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से इल्फर्ड दूर जाके गिरता है और उरुरु पलक झपकते ही इल्फर्ड के गले को पकड़ लेती है। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, ये छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है क्या? और इल्फर्ड को पकड़कर इसकी खोपड़ी पर लगातार पंचेस की बारिश करने लगती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे से खून निकलने लगता है। अब इल्फर्ड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक छोटी बच्ची इसकी मार लगा रही है। इल्फर्ड को गुस्सा आ जाता है और अपनी जान पकड़ो रिलीज करता है टिम्पल डलता रहो और एक खतरनाक से बड़े से बुल का रूप ले लेता है और अपने हॉर्न से उरुरु पर हमला करता है, पर जिंटा इसे बचा लेता है और इल्फर्ड के सर पर वार करता है। इल्फर्ड इसे भी मारने ही वाला होता है, रेंजी बीच में आ जाता है। इल्फर्ड कहता है कि एक बार मरने से पहले मेरा नाम सुन लो, मैं हूँ अरंकार नंबर 15 इल्फर्ड ग्रैंड्स। यहाँ पर शालोंग नोटिस करता है कि इल्फर्ड ने अपनी जान पकड़ो को रिलीज कर दिया है। तभी तोशिरो शालोंग पर हमला करता है, पर शालोंग उतना ज्यादा घायल नहीं हो पाता है। तुम्हारे पीछे जो फ्लावर्स हैं वो एक टाइमर है, जब वो खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी बानकाई भी खत्म हो जाएगी। तुम अभी भी एक बच्चे ही हो, इसी वजह से तुम्हारी बानकाई पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है और मुझे लगता है कि तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। अब सिर्फ 3 पॉइंट्स बचे हैं। मैं चाहूँ तो टाइमर खत्म होने के बाद आराम से तुम्हारी जान ले सकता हूँ, पर तुम एक कैप्टन लेवल के सोल्डर पर हो, इसी वजह से तुम्हें एक फेयर फाइट देने के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर देता हूँ। और शालोंग भी अपनी जान पकड़ो को रिलीज कर देता है और अगले ही सेकंड तोशिरो की छाती से खून निकलने लगता है। मैं हूँ अरंकार नंबर 11 शालोंग को फेंग। अगर तुम नंबर 11 हो तो इसका मतलब ये होता है क्या कि तुमसे ज्यादा ताकतवर 10 और लोग हैं? नहीं, 11 नंबर मेरा बर्थ रैंक है, कौन पहले पैदा हुआ। पर इसमें एक ट्विस्ट है, जब हम हॉलोस को अरंकार्स बनाया जाता है तो हमारा नामकरण 11वें नंबर के बाद से ही किया जा सकता है, पर जो टॉप 10 रैंक है वो बर्थ रैंक नहीं है। पहले 10 में शामिल होने के लिए तुम्हारी एबिलिटीज और तुम कितने ज्यादा लोगों की जान ले सकते हो वो सब कुछ देखा जाता है। टॉप 10 को हम एस्पादास कहते हैं और उनके शरीर के ऊपर उनके नंबर लिखे हुए होते हैं। वो 10 लोग हम बाकी के अरंकार्स को काबू करते हैं और तुम्हें इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे साथ आज एक एस्पादा भी मौजूद है और आइस समा ने उसे नंबर 6 दिया है। उसका नाम है ग्रिमजॉ ज़ेगरज़ैक्स। इचिको ग्रिमजॉ पर हमला करता है, पर ग्रिमजॉ अपने हाथ से ही इसकी तलवार को रोक देता है और बिना हिले ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ही इचिको को ऊपर हवा में उछाल देता है। तुम अभी इतने ज्यादा कमजोर हो, मुझे तुम्हें जान से मारने का मन भी नहीं हो रहा। चलो अब अपनी बानकाई दिखाओ और हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी करना, घर जाकर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो भी तो करना है। अगर जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हारे पेट में भी उस लड़की के जैसा ही एक छेद बना दूंगा। इचिको को गुस्सा आ जाता है बानकाई और इचिको अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने आसपास रिलीज करता है। दूर खड़ा हुआ शाओलोंग भी हैरान हो जाता है और तोशिरो भी अपने मन में कहता है कि जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। और रंगीक्यू भी सोचती है कि उन सभी को इतनी देर क्यों लग रही है। नाकिम देखता है कि रंगीक्यू अभी भी जिंदा है तुम अभी भी जिंदा हो क्या? और इसके पास जाता है। तभी रंगीक्यू के माइक में से आवाज आती है कि स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रंगीक्यू मात्सुमोटो, अब आप अपनी गेंते ताइजो को यूज कर सकती हो। और जैसे ही नाकिम इसे लात मारने ही वाला होता है, रंगीक्यू इसे अपने एक ही हाथ से रोक लेती है और सभी से कहती है, कैप्टन हित्सुगाया, रेंजी, अब हम गेंते काइजो का यूज कर सकते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़िए। रेंजी और तोशिरो राहत महसूस करते हैं और बोलते हैं कि अब आजा। अब इन्हें बताते हैं और अपनी डिवीजन के लोगों को एक्टिवेट करते हैं। तीनों में से काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये देखकर सभी अरंकार से डर जाते हैं और रेंजी कहता है कि हम गोते 13 के लोग इस चीज को इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपनी पावर्स को कम कर सके, ताकि आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंच पाए। और रंगीक्यू कहती है, कितनी क्यूट लग रही है यार ये। जैसे ही ये लोगो निकल जाता है,
हम अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। तोशिरो भी कहता है कि ये गेंद ताइजो हमारी 80% पावर को कम कर देता है और अब हम लोग 5 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। रेंजी इल्फर्ट पर अपनी बानकाई से हमला करता है पर इल्फर्ट एक ही हमले से काफी दूर जाके गिरता है। नाकिम रंगे के ऊपर हमला करता है पर रंगेती अपने एक ही हाथ से इसके हमले को रोक देती है। तुम काफी ज्यादा स्लो हो। जब तुम पहले आए थे तो काफी ज्यादा तेज थे। तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया था? नाकिम अचानक से इसके पीछे चला जाता है। इसे हम सोने को कहते हैं। रंगेती इससे भी ज्यादा तेज हो जाती है और हम इसे फ्लैश स्टेप कहते हैं। और नाकिम के कंधे को बुरी तरह से घायल कर देती है। यहाँ पर रेंजी अपनी बानकाई की पावर से इल्फर्ट को नष्ट कर देता है और रंगेती भी नाकिम का बुरा हाल कर देती है। और यहाँ शालोंग की तोशिरो को देखकर फट जाती है और यहाँ से भागने लगता है पर तोशिरो इसका पीछा करता है और इसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। पर तोशिरो ने काफी ज्यादा ताकत का यूज कर लिया था। इसी वजह से शालोंग तो मर जाता है पर तोशिरो भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ रेंजी की हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही थी क्योंकि रेंजी ने अभी जो हमला किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हमला था जिस पर खुद रेंजी का काबू भी नहीं है। अगर ये हमला मिस हो जाता तो इसका बचना नामुमकिन होता। पर रेंजी इस बात से भी परेशान होता है कि वो अहंकार जिसका सामना भी रेंजी से हुआ था, अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या बाकी सभी अहंकार भी इससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो सोल सोसाइटी का इस बैटल में जीतना लगभग इम्पॉसिबल होगा। और यहाँ पर काइगो अपने वादे के अकॉर्डिंग इकाको और युमिचिका को अपने घर ले आता है और इकाको के इस सिग्मा और टकले फेस को देखकर केगो की बहन तो इकाको पर फिदा ही हो जाती है और इसे लगता है कि ये साइतामा है। क्या बात है केको, चलो जिंदगी में तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। क्या बात है? और केगो की बहन इन दोनों को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। ये जानकर केगो परेशान हो जाता है कि भाई ये इसके कमरे में रहेगी क्या, कुछ हो ना जाए। मुझे नहीं रखना इन दोनों को। बहना मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। पर केगो की बहन बहुत ज्यादा डरावनी बन जाती है और इसे अपनी आंखों से ही डरा देती है जिसकी वजह से केगो बुरी तरह से घबरा जाता है। ठीक है रख लो गुस्सा क्यों हो रही हो? इसकी बहन इकाको के साथ चिपकने लगती है और इकाको से इसका ऑटोग्राफ भी मांगती है। प्लीज बहना इन्हें मत रखो यार यहाँ पर। मुझे कटोरा कट वाले लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है और इकाको के सर पर तो एक गंजा टकला है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी वजह से मैं इसे अपने घर पर जरूर रखूंगी और इसके साथ ही रहूंगी एक ही कमरे में। ये सुनकर केगो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहना क्या तुम पागल हो चुकी हो? इसके सर पर कोई कटोरा कट नहीं है, ये तो गंजा है। इकाको इसकी बात को सुन लेता है। क्या बे टकला किसे बोला? बताओ तुझे अभी। सर जी माफ कर दो, गलती होगी। हमारे देसी साइतामा और बाहर ग्रिमजो और इचिगो के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही होती है और इचिगो जैसे ही अपनी जान पाक्टो से ग्रिमजो पर हमला करता है तो ग्रिमजो इजीली अपने हाथ से ही इसकी जान पाक्टो को रोक लेता है और इचिगो को दूर फेंक देता है। इचिगो की बानकाई भी किसी काम की नहीं रहती है। तभी अचानक से ही पलक झपकते ही ग्रिमजो इचिगो के सामने आ जाता है और इसे एक जोरदार पंच मारने वाला था पर इचिगो इस पंच को डॉज करके ग्रिमजो पर हमला करता है। ग्रिमजो इचिगो की जान केत्सु को ही पकड़कर दूर फेंक देता है और अचानक से इसके पास आकर इसे एक पंच मारने की कोशिश करता है। इचिगो यहाँ से बच जाता है पर तुरंत इसे एक किक पड़ जाती है। इसके मुंह से खून आने लगता है और इचिगो घूमते घूमते नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। भाई साहब कितना ज्यादा पिट रहा है भाई इचिगो।